नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज 2 जून है और अक्सर मजाक में आज के दिन को 2 जून की रोटी से जोड़ दिया जाता है। कहते हैं कि 2 जून की रोटी या कह लीजिए 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन अगर आप सीरिया में हैं तो फिर 2 जून की रोटी मिलना और शांति से अपना जीवन बिताने का मौका मिलना बहुत कठिन बात है। मैं सीरिया में अपने जीवन का सबसे मुश्किल रिपोर्टिंग असाइनमेंट पूरा करके लौटा हूं और वहां मुझे ठीक ऐसा ही महसूस हुआ। सीरिया में 3 तरह के इलाके हैं। एक वो जहां भयानक युद्ध चल रहा है और दूसरे वो इलाके हैं जो युद्ध की वजह से अब बर्बाद हो चुके हैं और तीसरे वो इलाके हैं जो युद्ध की आशंका और दहशत के साथ लगातार जी रहे हैं। एक तरह से पूरा की पूरा देश ही एक युद्ध क्षेत्र बना हुआ है। वहां सीरियन आर्मी और आईएसआईएस के आतंकवादियों के बीच लगातार युद्ध चल रहा है। जी न्यूज ऐसा पहला चैनल है जिसने इस वॉर जोन के बीचों बीच जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। यह बहुत जोखिम भरा काम था, लेकिन हमने ये जोखिम उठाया ताकि हम सीरिया के अंदरूनी हालात की तस्वीरें दुनिया के सामने, आपके सामने पेश कर सकें। इस असाइनमेंट में हर वक्त जान जाने का खतरा था, लेकिन हम डटे रहे और वहां से रिपोर्टिंग करते रहे। आपने अक्सर युद्ध को फिल्मों में देखा होगा और किताबों में युद्ध के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन असली युद्ध क्या होता है ये हम आपको आज दिखाएंगे। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध सीरिया में हो रहा है और हम आपको उसके बारे में आज से पूरी जानकारी देंगे। अगर किसी देश में युद्ध ज्यादा समय तक चलता रहे तो फिर वो युद्ध एक उद्योग में तब्दील हो जाता है। सीरिया में युद्ध अब एक उद्योग बन चुका है। आतंकवादी हो या रशियन आर्मी, सीरियन आर्मी के जवान हो या फिर युद्ध क्षेत्र में काम करने वाले या टैक्सी चलाने वाले लोग हों, हर कोई इस युद्ध में व्यापार या फिर कूटनीतिक नियंत्रण की संभावनाएं तलाश रहा है। सीरिया के संघर्ष को इस नजर से भी देखना चाहिए और हमने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान यह कोशिश की है। सीरिया में जान की कोई कीमत नहीं। वहां कोई भी किसी भी वक्त मारा जा सकता है और इसकी कोई सुनवाई नहीं। हमारे देश में बहुत आसानी से आजादी और मानवाधिकारों के हनन की बात की जाती है, लेकिन आजादी की कीमत क्या होती है और मानवाधिकारों का हनन क्या होता है, इसका पता सीरिया जैसे युद्ध क्षेत्रों में जाकर लगता है। ऐसे में आज हम देश के तमाम बुद्धिजीवियों, डिजाइनर पत्रकारों और डिजाइनर नेताओं को मुफ्त में ये सलाह देना चाहते हैं कि वो एक बार सीरिया जाने की हिम्मत जरूर दिखाएं। इसके साथ ही भारत में मौजूद पाकिस्तान के भक्तों को भी सीरिया का एक चक्कर लगा लेना चाहिए। सीरिया के हालात देखकर उन्हें यह एहसास हो जाएगा कि आजादी की असली कीमत क्या होती है और जब किसी देश में आईएसआईएस के आतंकवादियों का राज होता है तो उस देश की हालत कैसी होती है। यह आज का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण डीएनए टेस्ट होगा। इसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। यह मत सोचिएगा कि यह आपके देश की कहानी नहीं, यह तो सीरिया की कहानी है, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है। सीरिया की ये तस्वीरें देखकर आपको एहसास होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके ऊपर भी लागू हो सकता है। इसके अलावा आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक आईना दिखाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया है कि अमेरिका अब पेरिस क्लाइमेट डील का हिस्सा नहीं रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि इस समझौते से भारत और चीन जैसे देशों को फायदा पहुंचता है और यह समझौता अमेरिका की संपदा को दूसरे देशों में बांट रहा है। गौर से देखा जाए तो इस पूरे संदर्भ में अमेरिका एक कुटिल व्यापारी जैसा नजर आता है। अमेरिका ने बुरी तरह प्रकृति का दोहन करके अपना विकास किया और अब वो अपनी जिम्मेदारी भारत जैसी उभरती हुई शक्तियों पर डाल रहा है। ये खबर देश के हितों से जुड़ी हुई है, इसलिए इसका विश्लेषण करना भी आज जरूरी है। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। पेरिस जलवायु समझौता तोड़ने का ठीकरा भारत पर फोड़ने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पीएम मोदी ने आज करारा जवाब दिया। सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम में पीएम ने कहा कि पेरिस समझौता तो अभी का है, भारत सदियों से पर्यावरण की रक्षा कर रहा है, ये हमने वेदों से सीखा है। Prime Minister Modi, you've said that to not take action on climate change would be criminal. Is that your message for President Trump? आप पत्रकारिता से जुड़ी हुई हैं, इसलिए गर्मा गर्म न्यूज बनाने के लिए किस चीज़ को कहाँ जोड़ देना वो शायद ज़्यादा आपको अच्छा लगता होगा। जो वेदों की रचना हुई है उस वेद का उल्लेख किया है जो 5000 साल पहले किया था, मैं भी पैदा नहीं हुआ था। मिल्किंग ऑफ नेचर, ये हमें हक है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचर
इसका हमें हक नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस एग्रीमेंट तोड़ने के बाद भारत और चीन की आलोचना की थी। ट्रंप ने कहा था कि दोनों देश प्रदूषण रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 3 साल में भारत में आए बदलावों के बारे में बताया। पीएम ने रूसी निवेशकों को खुला न्योता दिया कि जिस क्षेत्र में चाहे अपनी किस्मत आजमाएं। 3 साल के भीतर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को टारगेट बनाते हुए हमने करीब 7,000 नए रिफॉर्म्स किए हैं फेडरल गवर्नमेंट में। पीएम मोदी ने जीएसटी से लेकर जनधन और डिजिटल इंडिया तक का जिक्र किया और रक्षा से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं बताई। भारत में जीएसटी लागू हो जाएगा और उसके कारण देश के सभी राज्यों में, पूरे देश के हर कोने में एक ही प्रकार की टैक्सेशन सिस्टम होगी, जो मैं समझता हूं किसी भी निवेशक के लिए और विशेष करके विदेश के निवेशक के लिए बहुत ही उपकारक होती है। इससे पहले पीएम आज सेंट पीटर्सबर्ग में 2 म्यूजियम पहुंचे। ओरिएंटल मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम में पीएम ने भगवत गीता की पांडुलिपियां देखी। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत के कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन था। सेना अध्यक्ष ने बॉर्डर पर लगातार हो रही गतिविधियों और कश्मीर के हालात की समीक्षा की। इस दौरे में सेना प्रमुख के अलावा दक्षिण, पूर्व और उत्तरी कमांड के चीफ भी श्रीनगर में हुई बैठक में मौजूद थे। बैठक में सेना प्रमुख को 27 मई को घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम किए जाने और हिजबुल के आतंकी सब्जार भट्ट को मारे जाने पर जानकारी दी गई। सेना पिछले 1 हफ्ते में करीब 18 आतंकियों को मौत के घाट उतार चुकी है। कल पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन के जवाब में सेना ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के 5 जवान मार गिराए थे। सरहद पर जारी तनाव के बावजूद चैंपियंस ट्रॉफी में 4 जून को पाकिस्तान से मैच खेलने के फैसले के खिलाफ जी न्यूज की मुहिम से अब देश जुड़ता दिख रहा है। इसे लेकर देश भर से कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस समेत कई दल पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का विरोध कर रहे हैं। तो सरकार को बड़े तरीके हैं रोकने के लिए। तो अगर उनके पास इनपुट है, सिक्योरिटी मैटर्स है, तो इनपुट को ध्यान में रखते हुए उनको तैयार करना चाहिए। शहीदों के परिवार के लोग भी पाकिस्तान से हो रहे मुकाबले को लेकर निराश है। उनका कहना है कि जब तक शहादत का बदला नहीं लिया जाता तब तक क्रिकेट खेलना तो दूर, पाकिस्तान से बात तक नहीं की जानी चाहिए। एक तरफ तो हमारे जवान, नौजवान, अफसर सारे शहीद हो रहे हैं और लड़ाई छिड़ी हुई है। एक तरह से लड़ाई छिड़ी ही हुई है और उसके साथ आप मनोरंजन कर रहे हैं। बहुत दुख की बात है। यह तो बहुत जो है गलत हो रहा है। यहाँ की भारत की जो राजनीति है हमारे समझ में ही नहीं आ रही है। हमारे देश को उसके साथ तो कोई बातचीत या कोई क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 3 दिन के दौरे पर केरल पहुंचे। कोची पहुंचते ही अमित शाह ने बीजेपी की स्टेट कोर कमेटी की बैठक की। शाह के इस दौरे को केरल में बीजेपी के मिशन 2019 की शुरुआत माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने दौरे की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए हैं। अब मामला जबकि ठंडे हो रहे हैं, खुद सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर गौर कर रही है कि जो एक तरह का उन्होंने ऑर्डर निकाला था उसको रिव्यू करने की बात हो रही है। दूसरी तरफ केरल अगर वो जा रहे हैं तो जाहिर है वहाँ जाकर वो जिस तरह की बातें करेंगे उससे माहौल सुधरेगा तो नहीं। कुन्नूर में गोहत्या की घटना के बाद कांग्रेस बैकफुट पर है। माना जा रहा है कि अमित शाह इस पर बड़ा बयान दे सकते हैं। अमित शाह केरल में हमलों के शिकार बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मिल सकते हैं। अध्यक्ष जी देश के तमाम हिस्सों में लोगों से संपर्क कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और संपर्क संवाद के माध्यम से समाज के सभी वर्गों और समाज के हर तबके तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। अमित शाह केरल में चर्च के बिशप से भी मिलेंगे। केरल में ईसाई वोटर 18 से 20% हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 20 में से एक भी लोकसभा सीट नहीं मिली थी। हालांकि 2016 में पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़कर 16% तक पहुँच गया था। पत्रकार राजदेव रंजन मर्डर केस में आरोपी मोहम्मद शहाबुद्दीन ने लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने से मना कर दिया है। सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि आरजेडी नेता शहाबुद्दीन जांच में सहयोग नहीं कर रहे। सीबीआई ने शहाबुद्दीन पर तथ्यों को छिपाने और झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। पिछले साल मई में बिहार के सिवान में राजदेव रंजन की हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि राजदेव का कत्ल शहाबुद्दीन के इशारे पर हुआ। शहाबुद्दीन इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में है। किसी आरोपी के लाई डिटेक्टर टेस्ट से पहले टेस्ट के लिए उसका राजी होना जरूरी है।
शराबबंदी को कामयाब बनाने के अभियान में बिहार में लगातार शराब बरामद की जा रही है और जब्त की गई शराब को नष्ट भी किया जा रहा है। रोहतास में पुलिस ने आज 60,000 लीटर शराब की बोतलें नष्ट की। प्रशासन की मौजूदगी में शराब की बोतलों को सड़क पर बिछाकर उसके ऊपर बुलडोजर चलाया गया। बरामद हुई शराब के लापता होने के बाद इसे नष्ट करने का फैसला किया गया। अलग अलग मामलों में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी जारी है। आम आदमी पार्टी से निलंबित विधायक कपिल मिश्रा ने दिल्ली में सीएनजी घोटाले का दावा किया है। कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने एक ऐसी कंपनी को गाड़ियों में सीएनजी किट लगाने की परमिशन दी जिस पर नकली प्रोडक्ट लगाने का आरोप था। उनके बिल ये बता रहे हैं कि ये चाइना में नकली किट बनाते हैं, उनको दिल्ली में लाके डाबड़ी चौक पे लगाने का काम शुरू करते हैं। दिल्ली सरकार की नाक के नीचे एक फेक कंपनी फेक प्रोडक्ट दिल्ली के अंदर लगाती चली जाती है और 10,000 गाड़ियों में ये लग जाता है। लोगों का पैसा भी डूबा है, जिंदगी भी खतरे में है और गाड़ियों की इंश्योरेंस भी खतरे में है। कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल दागी मंत्री सत्येंद्र जैन को इसलिए नहीं हटा रहे क्योंकि जैन ने उन्हें सरकारी गवाह बनकर सारे राज खोलने की धमकी दे रखी है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी कपिल मिश्रा के आरोपों को सही बताते हुए केजरीवाल को दोषी ठहराया है। अरविंद केजरीवाल की सरकार तो दिल्ली के आम जनता के जान के साथ खिलवाड़ कर ही रही है और आज वो फिर से एक बार स्पष्ट हुआ है। इसकी एक उच्च स्तरीय जांच इसको भी शामिल कर लें। कपिल मिश्रा ने कहा है कि सीएनजी घोटालों से जुड़े सभी दस्तावेज वो कल इंटरनेट पर अपलोड करेंगे। वो सोमवार को एसीबी में एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। पीडब्ल्यूडी घोटाले में एसीबी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज की हैं। एसीबी ने आज 30 हजारी कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर की। एसीबी ने कोर्ट को बताया कि ये एफआईआर 8 मई को दर्ज की गई। इस मामले में शिकायतकर्ता राहुल शर्मा ने कोर्ट को बताया कि 2 अज्ञात बाइक सवारों ने हाल ही में उन पर गोलियां चलाईं। इसके बाद अदालत ने एसीबी के सहायक आयुक्त को आदेश दिया कि वो राहुल शर्मा पर खतरे का आकलन करें। मेरी सुरक्षा को लेकर के काफ़ी गंभीरता जताई है और एसीबी एडिशनल कमिश्नर साहब को उन्होंने आदेश पारित किया है कि तत्काल प्रभाव इनके सुरक्षा को लेकर के संज्ञान लिया जाए और इनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। कोर्ट ने एसीबी को इस संबंध में 8 जून को एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। कप्तान विराट कोहली और कोच अनिल कुंबले में तनातनी की खबरों के बीच बीसीसीआई की प्रशासनिक समिति से इस्तीफा देने वाले रामचंद्र गुहा की चिट्ठी सामने आई है। गुहा ने सीओए चेयरमैन विनोद राय को लिखी इस चिट्ठी में कई मौजूदा और पूर्व स्टार खिलाड़ियों के साथ साथ कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स पर भी निशाना साधा है। गुहा ने धोनी के टेस्ट टीम में न होने के बावजूद उन्हें बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में ए ग्रेड में शामिल किए जाने पर एतराज जताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने हितों का टकराव का हवाला देते हुए सुनील गावस्कर, कोच अनिल कुंबले और इंडिया ए टीम के कोच राहुल द्रविड़ पर भी सवाल उठाए हैं। चिट्ठी में गुहा ने कोच को लेकर जारी विवाद का भी साफ तौर पर जिक्र किया है। उन्होंने इस मुद्दे को हल करने में अपनाई गई कथित अनप्रोफेशनल रवैये की भी आलोचना की है। खेद की ये बात है कि सीईओ में विनोद राय बैठे हुए हैं और संभवतः मजे ले रहे हैं, लूट रहे हैं, मैचेस देख रहे हैं और उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं, जबकि उन्हें बड़े ही कड़े कदम उठाने चाहिए। महाराष्ट्र में किसानों की हड़ताल का असर आज से मुंबई पर दिखने लगा। हड़ताल के दूसरे दिन भी किसानों ने कई शहरों में हजारों लीटर दूध सड़कों पर बहा दिया। किसानों ने सब्जियों के ट्रक भी मुंबई नहीं जाने दिए, सब्जियां नष्ट कर दी। कोई बैंक होगी उससे जो हमने ऋण लिया है वो जल्द से जल्द हमें माफ कीजिए। हमारा जो 7/12 है, हमारा जो उतारा है वो सब ऋण हमको एकदम पूर्ण माफ कीजिए। जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती तब तक हम इधर स्मशान भूमि में बैठे रहेंगे, क्योंकि सरकार ने इन महाराष्ट्र के किसानों को इस हालत में लाके रख दिया है। किसान जिंदा होकर भी मरा हुआ जैसा है। हड़ताल की वजह से मुंबई की मंडियों में सिर्फ 25% ट्रक पहुंच सके। इसके चलते बाजार में सब्जियां दोगुने दाम पर बिकी। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कल किसानों से हड़ताल रोकने की अपील की थी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स ने आज पहली बार 31,300 के स्तर को पार किया। वहीं निफ्टी पहली बार 9,650 के ऊपर बंद हुआ। कारोबार के दौरान निफ्टी ने 9,673.5 और सेंसेक्स ने 31,332.56 पर पहुंचकर अब तक का सबसे ऊंचा स्तर छू लिया। सेंसेक्स 135.7 अंक की बढ़त के साथ 31,273.29, जबकि निफ्टी 37.4 अंक की बढ़त के साथ 9,653.5 अंक के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ।